बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम यूनिट 9 को डिस्कस करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आपने एफएससी में इसको नहीं पढ़ा और आपने वो लेक्चर मेरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नहीं ना लिए, आज आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ये ना अगर आप मेरे से डेप्थ में सुनना चाहते हैं ना, ये सारा समझना चाहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो आप मुझे 5 लेक्चर्स दें और हर लेक्चर 1.5 घंटे का हो। उन 5 लेक्चर्स के बाद जो हर लेक्चर 1.5 घंटे का हो, उसके बाद अगर आप कहें ना कि सर हमें ये लाइन ये नुक्ता समझ नहीं आया, तो उसका मैं ज़िम्मेदार हूँ। ये क्रैश कोर्स है और 24 लेक्चर्स में मुझे सारे का सारा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बाइंड अप करनी पड़ रही है, तो ये बहुत मुश्किल है। अगर असल में ना आप लफ्ज़ क्रैश उसकी अहमियत को अभी नहीं समझ सके, आप समझ रहे कि शायद मैं सारी चीज़ बड़ी डिटेल से पढ़ाऊँगा, डिटेल नहीं है यहाँ पे। मैं सिर्फ वो चीज़ें यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ जिन्होंने MD कैट में आना है। सबसे पहले हमारे पास है ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन बेटा जी, आपने इससे पहले एक और टर्म जो है ना उस पर फोकस करना है, और वो टर्म है ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन दोनों को पढ़ेंगे तो उसके बाद ही हम आगाज़ कर सकेंगे। और अगर मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात करूं तो एक मैं लाइन ये लगाता हूं और इसके साथ में ये लाइन लगाता हूं। एक तरफ मैं लिखता हूं ऑक्सीडेशन और दूसरी तरफ मैं लिख रहा हूं रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये दो चीज़ें आपने ना इन दोनों की डेफिनेशन जाननी है, कुछ बुनियादी बातें। बस मैं ऑक्सीडेशन के बारे में पहली बात करता हूँ। मैं कहता हूँ LEO, लियो, और लियो को मैं क्या कह रहा हूँ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन। और जर, GER, जर, and that is the gain of electron, that is called the reduction। एक तो ये आपको ऐसा रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन होगा उसे रिडक्शन कहेंगे। एक और नुक्ता, जब हम ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पढ़ेंगे ना, आई मीन इलेक्ट्रोलिटिक और गैल्वानिक सेल, तो मैं कहूँगा ऑक्सीडेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट एनोड। तो ऑक्सीडेशन हमेशा ना, ऑक्सीडेशन ये एनोड पे होती है, एनोड पे। और दूसरी तरफ मैं वाला क्या कहूँगा, मैं कहूँगा रिडक्शन जो है ना, रिडक्शन जो है ना वो हमेशा कैथोड पे होती है, कैथोड पे। और ये मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। व्हेन आई से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मेरा मतलब होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वानिक सेल, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और दूसरा जो अहम नुक्ता है ना बेटा जी, दूसरा अहम नुक्ता वो इसकी डेफिनेशन ही है। आपने लफ्ज़ रिडक्शन पे गौर करना है कि रिडक्शन के मानी कहाँ से आए। रिडक्शन का लफ्ज़ आया है रिड्यूस से। रिड्यूस मीन कम करना, डिक्रीज, कम करना। तो रिडक्शन इज एक्चुअली द डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये हो गया डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है वो रिडक्शन रिएक्शन। और इसके बिल्कुल उल्टा जो, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। अच्छा, एक और पॉइंट आ गया। अब वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट है सिंपल से बातें कि ऑक्सीजन की एडिशन ऑक्सीडेशन है या हाइड्रोजन का रिमूवल ऑक्सीडेशन है। तो मैं कहूँगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और दूसरी तरफ मैं कहता हूँ एक और बात, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और आखिरी बात वो रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब आप कहेंगे सर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होते हैं। बेटा जी, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जबकि मेटल जो हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव।
तो नॉन मेटल का ऐड होना, क्लोरीन का ऐड होना, नाइट्रोजन का ऐड होना, फ्लोरीन का ऐड होना, ब्रोमीन का ऐड होना, दैट इज द ऑक्सीडेशन। और दूसरी तरफ इन्हीं बातों को आप रिवर्स कर लें। अब एग्जाम में MCQ क्या आएगा, यानी आपका क्वेश्चन क्या आएगा? पहला तो क्वेश्चन ये आएगा ना कि वो इनमें से कोई डेफिनेशन पूछ सकता है, यानी डेफिनेशन बेस आपसे MCQ आ जाएगा। दूसरा, वो आपको कोई रिएक्शन दे सकता है, बताएं ये जो 4 रिएक्शन दिए हुए हैं इनमें कौन सा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इनमें कौन सा रिडक्शन रिएक्शन है, यानी रिएक्शंस की बेस पे। और एक और चीज़, वो आपसे रिडॉक्स रिएक्शन की बात कर सकता है। रिडॉक्स रिएक्शन वो होता है जिसमें एक स्पीशी ऑक्सीडाइज हो रही है तो दूसरी स्पीशी अलग अलग। अगर एक ही स्पीशी ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो, दैट इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। और अगर एक ऑक्सीडाइज हो दूसरी रिड्यूस हो, दैट इज कॉल्ड द रिडॉक्स। इस किस्म के क्वेश्चन आपसे, आपने सिर्फ डेफिनेशन पे इक्तफा नहीं करना, सिर्फ डेफिनेशन पे नहीं रहना, इन डेफिनेशन के साथ जो इक्वेशन वाबस्ता है ना, आपने उन इक्वेशन को, जो मैंने आपको बुक लगवाई हुई है उसके वेरी फर्स्ट में ये मैंने इन तमाम डेफिनेशन को विद इक्वेशन विद एग्जांपल्स डिस्कस किया है। हम आते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। 2 लफ्ज़ लिखे हुए हैं बेटा जी, एक लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट। आप ना पाकिस्तान में जितनी भी बुक्स हैं उनमें देख लो तो वो ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों को एक ही कंसीडर करते हैं। मैं दोनों को मुख्तलिफ कहता हूँ। मैं क्या कहता हूँ वो अभी जब आएगा तो जो मैं कहता हूँ वही आप भी कहेंगे। ऑक्सीडेशन डेफिनेशन, द अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल और एन आइन, किसी आइन या मॉलिक्यूल में एटम के ऊपर जो ज़ाहिरी चार्ज होता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ये तो एक आपके पास डेफिनेशन आ गई ना। ऑक्सीडेशन स्टेट में भी 0, पॉजिटिव, नेगेटिव और इन फ्रैक्शन। अभी मैं ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन स्टेट लिखूंगा और मैं 0.5 लिखूंगा, 1/2 लिखूंगा, वो फ्रैक्शन में भी आ जाती है। अब आए असल काम पे, रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर, कवानीन। मैं 5-6 बातें आपके साथ करूंगा। पहली बात, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द फ्री स्टेट इज 0। फ्री स्टेट, तो जब लफ्ज़ आता है ना फ्री स्टेट, आज़ाद हालत, बेटा जी एलिमेंट्स जो है ना, एलिमेंट्स की 2 फ्री स्टेट्स हैं। एलिमेंट्स 2 तरह से फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। एक, जब आप किसी भी एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं, मतलब मैं लिखता हूँ Na, मैं लिखता हूँ Mg, मैं लिखता हूँ Zn, मैं लिखता हूँ Cu, मैं लिखता हूँ Fe, ये मैंने एलिमेंट के सिंबल लिखे। तो जब आप एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं इट मीन्स दिस वन इज़ द फ्री स्टेट ऑफ एलिमेंट। और एक और भी चीज़, एलिमेंट्स को आप यूँ भी लिख सकते हैं, एलिमेंट्स को यूँ भी लिख सकते हैं, H2, हाइड्रोजन एलिमेंट को H2 की शक्ल में लिखेंगे, दिस वन इज द फ्री स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। Cl2, Br2, F2, I2, N2, O2, O3, P4, S8 and so on. All these are free states of elements. पहली बार फ्री स्टेट्स, एलिमेंट की 2 फ्री स्टेट्स होती हैं, 2। एक जब आप उसका सिंबल लिखते हैं और दूसरा जब आप उसको इस शक्ल में लिखते हैं। ये जब आपको मैं पढ़ा रहा था थर्मोकेमिस्ट्री, तो वहाँ पे मैंने एक लफ्ज़ बोला था, वो फॉर्मेशन रिएक्शन क्या होता है, तो उसकी दूसरी में बात की थी कि जो कंपाउंड बना है आपके पास, प्रोडक्ट बना है, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बने। और वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स को मैंने F2, Cl2, Br2 कहा था। अच्छा, अब ये फ्री स्टेट्स आ गई। जब कोई एलिमेंट अपनी फ्री स्टेट्स में होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को हम 0 लेंगे, तो इसके ऊपर 0 पुट करें, ये 0, इनके ऊपर 0 पुट करें। H2 में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, N2 में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, P4 में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, S8 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0। ये मेरी पहली बात मुकम्मल हुई। दूसरी बात पे आइएगा, लिखा हुआ है, जो भी लिखा है ये बाद में खुद ही पढ़ते रहना, मैं तो अपनी काम की बात करूँगा ना। बेटा जी मैं 2 किस्म के आयंस आपके साथ डिस्कस करने चाह रहा हूँ, 2 किस्म के। एक हम कहते हैं मोनो एटॉमिक आयंस,
मोनो अटोमिक आइंस आइंस, और दूसरे में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ पॉली अटोमिक आइंस। ये दो किस्म के आइंस मैं आपसे साथ शेयर कर रहा हूँ। मोनो अटोमिक आइंस वो आइन जो एक एटम पर मुश्तमिल है, पॉली अटोमिक आइंस वो आइन जो एक से ज़्यादा एटम्स पर मुश्तमिल है। अल्फाज पे ना मानी कर सीखा करो ना, थोड़ी सी आपकी मुश्किल आसान हो जाए। अब मोनोटॉमिक आइंस में आ जाओ। मोनोटॉमिक आइंस में मेरे पास है Na प्लस, K प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस, मेरे पास F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, O माइनस 2, N माइनस 3 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे मैंने जो लिखे हैं दीज आर मोनो अटोमिक आइंस। ये एक एटम में लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। मसलन आप ना एल्यूमिनियम का एक एटम ले लें, दिस इज एन एटम ऑफ एल्यूमिनियम, इससे 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करवाएं, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में हैं 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये आपके पास बन जाएगा Al3 पास। ये है मोनो अटोमिक आइंस। अब पॉलीएटॉमिक पे आओ। पॉलीएटॉमिक में मैं लिखूंगा OH नेगेटिव, मैं लिखता हूँ CO3 2 माइनस, SO4 2 माइनस, Cr2 O7 2 माइनस, मैं लिखता हूँ NH4 प्लस 1, मैं लिखता हूँ हाइड्रोनियम आइन H3O प्लस एंड मैनी मोर। ये तमाम जो मैंने लिखे ये भी आइंस है, मालिक्यूल आइंस है, लेकिन ये आइंस एक से ज़्यादा एटम से बने हैं। अब इन दोनों के बारे में, ऑक्सीडेशन स्टेट मेरा टॉपिक है, इन दोनों के बारे में मैं ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे डिस्कस करूंगा। मैं कहूँगा ये जो मोनोएटॉमिक आइन हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट इस पर मौजूद चार्ज के बराबर है। मतलब मैं कहता हूँ पोटाशियम आइन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यू विल आंसर +1। अगर मैं ना पोटाशियम की क्या है, पोटाशियम की 0 है, और मैं कहूँ पोटाशियम आइन की, तो वो क्या हो जाएगा +1। अच्छा, मैं कहता हूँ एल्यूमिनियम आइन की ऑक्सीडेशन स्टेट 3+, मैं कहता हूँ ब्रोमाइड आइन की -1, मैं कहता हूँ नाइट्राइड आइन की -3। तो मोनोएटॉमिक आइन उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उस पर मौजूद चार्ज के बराबर है। व्हाट अबाउट पॉलीएटॉमिक आइंस? पॉलीएटॉमिक आइन जो है ना, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है ना पॉलीएटॉमिक आइंस की। मेरे पास सपोज मेरे पास है OH और माइनस था, उस माइनस को मैंने इधर लिख दिया -1। अब 2 एटम से ये पॉलीएटॉमिक आइन बना, एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन यहाँ पे +1 होता है और हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है -2। इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट का सम लेंगे तो इस पर मौजूद चार्ज के बराबर है। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं कहता हूँ Cr2O7 और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, तो -2 को यहाँ पे लिख लो। मतलब 2 क्रोमियम है, 7 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 और 7 की -14, और अगर आप -2 लाना चाहते हैं तो इधर होनी चाहिए +12, क्योंकि -14 +12 दैट इज इक्वल टू -2। और यहाँ पे 2 क्रोमियम है ना, दोनों क्रोमियम की मजमूई ऑक्सीडेशन स्टेट 12 होनी चाहिए, तो एक क्रोमियम पर क्या होगा 6, तो +6 एक क्रोमियम और 2 क्या हो गए। इस तरह आप इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को टैकल करते हैं। हम ना ये 2 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। पहला पॉइंट फ्री स्टेट्स के बारे में, दूसरा पॉइंट आइंस के बारे में, और आइंस को मैंने 2 में, एक मोनोएटॉमिक आइंस और एक पॉलीएटॉमिक। मेरी ना नेक्स्ट पॉइंट 2 बातें, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ना 2 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, 2 तरह की। एक हाइड्रोजन आएगा हाइड्रोजन, एक आएगा +1 और एक आएगा -। मैं 2 तरह से अपनी ये बात आप तक कन्वे करूंगा कि +1 और -1। बेटा जी, अगर हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन है, अगर हाइड्रोजन के साथ कोई ऐसा एलिमेंट हो जैसे X है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहा हूँ, 2.1 होती है, 2.1। अगर हाइड्रोजन के साथ कोई ऐसा एलिमेंट हो
जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा हो, यानी ग्रेटर देन 2.1 हो, तो फिर हाइड्रोजन पे +1 आएगी ऑक्सीजन। अब मेरी बात को चेंज कर दो, अगर हाइड्रोजन के साथ कोई ऐसा एलिमेंट हो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन से कम हो, 2.1 है ना, उसकी 2 हो, 1.9, 1.7, 0.5, यानी 2.1 से कम होगा, तो फिर हाइड्रोजन के ऊपर क्या होगा? माइनस। यानी यहाँ पे एक और भी नुक्ता याद रखने वाला है, अगर दो एटम के दरमियान बॉन्ड बन रहा है तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी होगी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी होगी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। अब ना मैंने ना गुफ्तगू ये आपको कर दी, मैं इसी बात को एक और अंदाज में कहता हूँ। बेटा जी, जो हाइड्रोजन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है इन मेटल हाइड्राइड्स। ये हाइड्राइड ना 3 किस्म के होते हैं, ये 3 किस्म के, आयनिक हाइड्राइड, इंटरमीडिएट हाइड्राइड, कोवलेंट हाइड्राइड। तो मेटल, आपको ना लफ्ज़ हाइड्राइड आना चाहिए। हाइड्राइड 3 अल्फाज इकट्ठे, हाइड्राइड, हेलाइड, ऑक्साइड। हाइड्राइड जो होता है ना, ये हेलाइड या ऑक्साइड, ये होते हैं बाइनरी कंपाउंड्स। बेटा जी, बाइनरी कंपाउंड कहते हैं ऐसा कंपाउंड जो 2 एलिमेंट से बना हो, बाइनरी कंपाउंड। मसलन NaH, दिस इज अ बाइनरी कंपाउंड, इट कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स, नॉट 2 एटम, 2 एलिमेंट्स, सोडियम और हाइड्रोजन। मेरे पास है MgH2, इट कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स, मैग्नीशियम एंड हाइड्रोजन। मेरे पास है AlH3, मेरे पास KH है, मेरे पास CaH2 है। अब ये जो सारे मैंने लिखे हैं ना, पहली बात ये हाइड्राइड्स है। वाई? दीज आर बाइनरी कंपाउंड, दोज बाइनरी कंपाउंड इन विच हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, दे आर कॉल्ड हाइड्राइड। अब इसमें एक तरफ तो हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ मेटल है, और मेटल किस किस ग्रुप की? फर्स्ट ए ग्रुप की, सेकंड ए ग्रुप की और थर्ड ए, एल्यूमिनियम 3rd ए से। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन जब इन 3 ग्रुप्स की मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा उसको कहते हैं मेटल हाइड्राइड, और इनमें हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? -1, इन सब में -1। अच्छा, इन मेटल हाइड्राइड से हटके जितने भी कंपाउंड्स हैं, मेटल हाइड्राइड से हटके जितने भी कंपाउंड्स हैं उनमें हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +1। मसलन CH4 है, C6H12O6 है, C2H5OH है, H2O भी हाइड्राइड है, लेकिन ये मेटल हाइड्राइड नहीं है, ठीक है, ये भी हाइड्राइड है, और बहुत सारे H2SO4 एंड मैनी मोर। तो मेटल हाइड्राइड से हटके जो भी आपके पास कंपाउंड होंगे उसमें हाइड्रोजन क्या होगा? +1। अब आ जाओ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बारे में एक सेंटेंस सुनिएगा कि ऑक्सीजन हैज़ -2 ऑक्सीडेशन नंबर इन ऑल इट्स कंपाउंड्स। इसके हर एक कंपाउंड में -2 होगा, सवाए एक्सेप्ट ऑक्साइड्स, सवाए किसके? ऑक्साइड। तो इसका मतलब है मुझे ऑक्साइड को अलग से डील करना पड़ेगा, मुझे ऑक्साइड को अलग से डील करना पड़ेगा, ऑक्साइड्स। तो ऑक्साइड्स के अलावा आपको जो कंपाउंड मिले जिनमें ऑक्सीजन मौजूद है उसमें ऑक्सीजन माइनस, मसलन आपके पास है HNO3, आपके पास है H2SO4, आपके पास है C6H12O6, आपके पास है C2H5OH। अब मैं कितने लिखते जाऊं? ये सारे के सारे कंपाउंड ना, ये कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन हैं, इनमें ऑक्साइड कोई नहीं। अब ऑक्साइड क्या होते हैं? अभी मैंने लिखा बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन। अब मैंने बोला क्या कहा? बाइनरी कंपाउंड ऐसा कंपाउंड जो 2 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल हो, और उन दोनों में से अगर एक एलिमेंट ऑक्सीजन हो, उस बाइनरी कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? ऑक्साइड। मैंने क्या कहा? ऐसा एलिमेंट जो
ऐसा कंपाउंड जो दो एलिमेंट पर मुश्तमिल हो, दो एटम नहीं, दो एलिमेंट, उसे कहेंगे बाइनरी कंपाउंड। और उन दोनों में अगर एक ऑक्सीजन होगा तो ऐसे बाइनरी कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? ऑक्साइड। ऑक्साइड आपके पास 4 किस्म के हैं, हम उसको याद रखने के लिए कहते हैं नूरपुर, नूरपुर, सुपर सब, NOR नूर, PER पुर, SUP सुपर और SUB सब। सब नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड्स एंड सब ऑक्साइड्स, ये 4 किस्म के ऑक्साइड्स हैं। अब अगर आप ना नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, वो -2 है, -2। पर ऑक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में -12 या जिसे आप -0.5 कहते हैं फ्रैक्शन में, और इसमें वेरी करती है, वेरी चेंज। अच्छा एक और बात, हमें कैसे पता चलेगा नॉर्मल ऑक्साइड कौन से है? ये तो आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा। मसलन Na2O नॉर्मल ऑक्साइड, Al2O3 नॉर्मल ऑक्साइड, H2O नॉर्मल ऑक्साइड, ZnO एंड मैनी मोर, हज़ारों हैं। जब मैं आपको सेकंड ईयर फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि पीरियोडिक टेबल में कौन से एलिमेंट नॉर्मल बनाते हैं, तो कौन से पर, कौन, वो सारी आपकी बात करूँगा। सुनो, ये जो मैंने लिखे हैं ना, इन सब में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? -2। अच्छा, इसका मतलब है जो ऑक्सीजन के कंपाउंड्स हैं उनमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, और नॉर्मल ऑक्साइड में भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -2। अब दूसरे आगे पर ऑक्साइड, मेरे पास है Na2O2, इट शुड बी केप्ट इन माइंड, Na2O ये नॉर्मल ऑक्साइड है, Na2O2 ये क्या है? पर ऑक्साइड। H2O नॉर्मल ऑक्साइड है और H2O2 दिस इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। सिमिलरली BaO2 तमाम सेकंड ग्रुप ऑक्साइड नॉर्मल ऑक्साइड हैं सवाए बेरियम के। बेरियम का ऑक्साइड जो है वो पर, मैंने ये एक MCQ बोला है, सेकंड ग्रुप बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम सारे नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं सवाए सबसे लास्ट वाला बेरियम, और वो कौन सा बना रहा है? पर। आगे आपके पास KO2, RbO2, CSO2, ऑल दीज आर सुपर ऑक्साइड। मेरे पास ना एक सब ऑक्साइड की एग्जांपल है C3O2, कार्बन सब ऑक्साइड। इट इज़ हाईली अनस्टेबल, इतना अनस्टेबल है कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, और एग्जिस्ट ना करने की वजह से आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर ही नहीं सकते। मेरी गुफ्तगू पहले इन 3 पर मुश्तमिल है। अभी मेरी बात ख़त्म नहीं हुई, मेरी बात में 2 चीज़ें और भी ऐड कर लें। और वो क्या बेटा जी, अभी आपने पढ़ा, मुझे बात को ज़रा रिपीट करके दीजिएगा ताकि मेरा भी हौसला बढ़े कि आपको समझ आ रही है। मैंने क्या कहा ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, कि ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन तमाम इसके कंपाउंड्स में -2 है, इन ऑल कंपाउंड्स। और इसमें, और फिर मैंने कहा कि -2 नॉर्मल में, -1 पर में, -12 सुपर, या ये आ गई, यानी -2, -1, -12 ये आ गई। अब एक मेरे पास कंपाउंड है OF2, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, इसमें ऑक्सीजन +2 है और एक फ्लोरीन -1 और 2 फ्लोरीन, ये क्या होगा? -2। पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, सिर्फ एक एलिमेंट है फ्लोरीन, जिसके साथ जब ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है ना तो ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। वजह ये कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 3.5 है और फ्लोरीन की 4। एक सिर्फ एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा है और वो फ्लोरीन। बाकी जितने भी हैलोजन हैं वो ऑक्सीजन के साथ जब भी बॉन्ड बनाएंगे हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस आएगी। लेकिन अब ना एक मेरा इंतहाई अहम नुक्ता मेरे बच्चे समझेंगे। बेटा जी, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को 2 ग्रुप्स में क्लासीफाई करो, 2 ग्रुप्स में। एक को हम कहते हैं ग्रुप ए। ग्रुप ए के जो एलिमेंट्स हैं ना, हम इन्हें कहते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स, हम इन्हें कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स।
रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, और जो ग्रुप बी है उसके एलिमेंट्स को हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ ना, मेरी गुफ्तगू नॉर्मल एलिमेंट्स के बारे में है, ग्रुप ए के एलिमेंट्स के बारे में, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए से लेकर 8th ए तक मैं उनकी बात कर रहा हूँ। 14 ऐसे एलिमेंट्स हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स 14, जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी कंपाउंड में कांस्टेंट रहती है। 14 एलिमेंट्स, उसमें से फर्स्ट ए ग्रुप जिसे आप अल्कली मेटल कहते हैं, ये 6 अल्कली मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंड्स, 6 हैं। अल्कली मेटल जिस कंपाउंड में भी होगी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होगी? प्लस, इसके अलावा कोई नहीं होगी। सेकंड ए ग्रुप, वो भी 6 हैं, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होगी? +2। 12 हो गए एलिमेंट्स, 2 रह गए। एक है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जिस भी कंपाउंड में होगा क्या होगा? हालांकि ना थर्ड ए ग्रुप से एल्यूमिनियम का तल्लक है, बाल, गा, इंटेल। एल्यूमिनियम से ऊपर क्या? बोरॉन। बोरॉन +3 भी होता है, बोरॉन -3 भी होता है, लेकिन एल्यूमिनियम सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? प्लस, किसी भी कंपाउंड। और फ्लोरीन, फ्लोरीन हमेशा -1 होगा, हालांकि क्लोरीन भी इसी ग्रुप से तल्लक रखता है। क्लोरीन -1 भी होता है, +1 भी होता है, +3 भी है, +5 भी और +7। तो मैंने कहा कि ग्रुप ए जिसे नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं, 14 ऐसे नॉर्मल एलिमेंट्स हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट नॉन वेरिएबल होती है, किसी भी कंपाउंड में चेंज नहीं होता। इस तरह अगर आप ट्रांजिशन एलिमेंट में चले जाएं, वो भी चांद एक है जिसमें मशहूर ज़माना जिंक है, ये हमेशा +2 रहेगा। स्कैंडियम है, ये हमेशा +3 रहेगा, एंड सो ऑन। आगे बढ़े। इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज 0। ये आपको पता चल गया ना कि अगर आप मसलन, मैं एक MCQ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, C6 मुझे नजरा अच्छा जी, C6H12O6, दिस इज द ग्लूकोज। एक दफ़ा एंटीटेस्ट में आया, ग्लूकोज में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। अच्छा, ग्लूकोज न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, सब का ऑक्सीडेशन स्टेट का सम क्या आना चाहिए? 0। अब ऑक्सीजन का आपको पता है -2 होगा, और 6 ऑक्सीजन है, -12 हो गया। कार्बन +1 होगा, 12 कार्बन है, +12 हो गया। वो -12, वो +12, वो मिलाएं तो वो तो 0 हो गया। तो इसका मतलब है 6 के 6 कार्बन भी क्या होंगे? 0। तो ग्लूकोज में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? 0। ये तो मैंने एक आपको ना, वैसे ही ये बाकी जो चीज़ें ना, ये मैं बेटा जी आपसे दोनों ये डिस्कस कर चुका हूँ। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील द इंटरकन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मुराद बिजली है, बिजली, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी से मुराद है बॉन्ड। जब एटम के दरमियान बॉन्ड बनता है ना, तो वहाँ पे एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो दैट पोटेंशियल एनर्जी, दैट स्टोर्ड एनर्जी इन अ मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड द केमिकल एनर्जी। मैंने क्या कहा बोला? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या कहते हैं? बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। और केमिकल एनर्जी क्या होती है? बॉन्ड। बॉन्ड। केमिकल एनर्जी जो कि एक पोटेंशियल एनर्जी है, वो बॉन्ड की सूरत में मॉलिक्यूल के अंदर स्टोर है। अब जब आप बॉन्ड तोड़ते हैं तो वो जो केमिकल एनर्जी है दैट कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब हम 2 तरह के सेल इस्तेमाल करते हैं। एक जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसे कहते हैं गैल्वानिक सेल। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट, यानी हर वो सेल जिससे करंट पैदा होता है ना, उसे कहते हैं गैल्वानिक सेल। चाहे वो हमारी रिस्ट वॉच का वो बटन सेल हो जो हम कैलकुलेटर में भी लगाते हैं, चाहे वॉल क्लॉक के अंदर यूज़ होने वाला पेंसिल सेल हो जिसे हम रिमोट कंट्रोल में भी लेते हैं, या चाहे आपकी जान के अंदर डाली जाने वाली बैटरी, जान से मुराद मोबाइल। तो ऑक्सीजन 10 मिनट ना मिले आप ज़िंदा रह सकते हैं, मोबाइल छीन लो अगले आपकी मौत वाकई। अच्छा, तो
जो मोबाइल के अंदर बैटरी है नाइकेड निकल कैडमियम बैटरी, वो भी करंट प्रोड्यूस करती है, शायद आपको अंदाज़ा होगा, बल्कि सारा दिन वही काम तो होता है और क्या होता है। और इसी तरह गाड़ी स्टार्ट करने के लिए या यूपीएस पीछे उसके साथ भी एक बैटरी है। ये सारे के सारे गैल्वेनिक सेल हैं, ये सारे के सारे करंट प्रोड्यूस करते हैं और इसके बरक्स जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चल के केमिकल में कन्वर्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि बेटा जी जब टेबल आए ना, एक साइड अच्छी तरह रट लिया करो। तो दूसरी बात, अब ना हमारे पास आ गया इलेक्ट्रोलाइटिक और गैल्वेनिक। मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ बेटा जी। पहली बात मैं गैल्वेनिक या वोल्टेक सेल इसकी डिस्कशन करूँगा। ये वाली साइड, ये मेरे लिए फेवरेट साइड है, इसको मैं डिस्कस करूँगा। पहली बात, गैल्वेनिक सेल, वोल्टेक सेल, इन दिस सेल केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये तो ऊपर डेफिनेशन में आ गया ना। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस। अभी मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज समझानी है, उसमें मैं ये बात करूँगा कि अगर किसी भी सेल में स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है वो गैल्वेनिक है, और अगर नॉन स्पॉन्टेनियस हो रहा है तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जनरेटेड बाय केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होगा जिससे करंट प्रोड्यूस होगा। नो इलेक्ट्रोलिसिस टेक्स प्लेस। मैं ये बात बड़े ना जोर दे के कहता हूँ, अगर किसी पैराग्राफ किसी सेंटेंस में लिखा हुआ है ना कि इलेक्ट्रोलिसिस का लफ्ज आ जाए बार बार इलेक्ट्रोलिसिस, तो उसका मतलब है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जिक्र हो रहा है। गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होती। कैथोड इज पॉजिटिव, इधर कैथोड जो है ना वो नेगेटिव है। एनोड इज नेगेटिव और इधर एनोड क्या है, पॉजिटिव है। ये बैटरीज वगैरह में यूज होता है। जिंक कॉपर सेल जिसे हम डैनियल सेल कहते हैं। लेड स्टोरेज बैटरी, ये यूपीएस वगैरह के साथ या गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए, मोटरसाइकिल स्टार्ट करने के लिए। सिल्वर ऑक्साइड सेल जिसे हम बटन सेल कहते हैं, ये जो रिस्ट वॉच में यूज होता है, बटन सेल, बटन की तरह होता है छोटा सा, रिस्ट वॉच एक कैलकुलेटर में छोटा सा डालते हैं, वो सिल्वर ऑक्साइड होता है, वगैरह वगैरह। ये कुछ बातें, बिल्कुल इसके उलट आप दूसरी तरफ जाएंगे। ये रिएक्शन भी, ये गैल्वेनिक सेल है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। बल्ब का मतलब है कि इधर करंट प्रोड्यूस होता है, बैटरी का मतलब है कि इधर करंट कंज्यूम होता है। अच्छा एक बात है, वो बीच में ना वो भी डिफरेंस बताना चाहिए था। गैल्वेनिक सेल में ये बीच में पोरस पार्टीशन या सॉल्ट ब्रिज इस्तेमाल होती है, लेकिन इसमें सॉल्ट ब्रिज इस्तेमाल नहीं हो। बाकी सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में, लेक्चर का आगाज़ हम करते हैं, लेक्चर का बाकायदा अब हम आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में मैंने सिर्फ आपको दो बातें समझानी, एक इलेक्ट्रोलिसिस और एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ज़रा ना पिछली जो बातें थी ना, आपने मेरे साथ साथ चले, थैंक यू वेरी मच। आप मेरे साथ साथ जब चल रहे होते हैं ना, मुझे हौसला हिम्मत रहता है कि आप चीज़ों को समझ रहे हैं, यानी आप ना उसकी तरफ शऊर, अकल और दानिश का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए तो आप मुझे रिस्पांस दे रहे हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रही होगी तो डेफिनेटली आप रिस्पांस नहीं देंगे। आज एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी। जिसको समझ नहीं ना आएगी उसका चेहरा मुरझाया होगा और उसके लिए ये 1.5 घंटा, 1.5 घंटे से ऊपर टाइम निकल जाएगा। चुप करके बैठे रहना है, बंदों की तरह आराम करके बैठे रहना है। मुझे ना आराम करके पढ़ा लेने देना, मैं जल्दी में नहीं पढ़ना चाहता, ठीक है ना। तो टाइम टू में नहीं देखना। तो जिसको समझ आती जाएगी ना, इसका मतलब उसकी बेसिक अच्छी है, उसने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को सीखा हुआ है, पढ़ा हुआ है। अच्छा मैं यहाँ पे ना, यहाँ बैठा हुआ क्रैश कोर्स में, मैं आपको ABC नहीं पढ़ा सकता कि मैं आपको शुरू से बताऊं कि इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोड, वो नहीं मैं बता सकता। मैं आपको हर एक जो टॉपिक आएगा उसमें 6-6, 7-7 बातें बताऊंगा जो एंटी टेस्ट के पेपर में आती हैं। मैं समंदर को कूजे में, अब ज़रा सुन के रखना है, ठीक है। मैं ना पहले गुफ्तगू करूंगा इलेक्ट्रोलिसिस। जब इलेक्ट्रोलिसिस का लफ्ज़ आ गया ना, इसका मतलब है मेरी गुफ्तगू का महवर व मरकज़ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ये पहले आपके ज़हन में आए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अच्छा अब मुझे ना MD कैट का पेपर क्या कहता है, वो कहता है कि जब आप इलेक्ट्रोलिसिस को पढ़ाएं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को पढ़ाएं ना, तो बच्चों को पहले बताएं कि जिस आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर रहे हैं ना, उसमें एनोड किसका बना हुआ है, उसमें कैथोड किसका बना हुआ है, और उसमें इलेक्ट्रोलाइट आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वो कहता है हम ऐसे सवाल पूछेंगे। और अहम सवाल,
जब इलेक्ट्रोलिसिस होगी, इलेक्ट्रोलिसिस, अब मैं अभी आपको बताऊंगा इलेक्ट्रोलिसिस हम किसे कहते हैं। जब इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो एनोड पर क्या हासिल होगा और कैथोड पर क्या हासिल होगा। लो जी, इन बातों से हट के आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब हमने ये सारी बातें समझनी भी हैं, फिर उनको याद करने का तरीका सीखना है और फिर उनको याद रखना भी है। ये मेरे जहन में एक स्केच चल रहा होता है। आओ मैं ना दो तरह से इलेक्ट्रोलिसिस समझाऊंगा। पहले मैं लूंगा फ्यूज्ड साल्ट। बेटा जी आपको नजर आ रहा है? इजी है ना, ठीक है। पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा फ्यूज्ड साल्ट, और कुछ देर के बाद मैं फ्यूज साल्ट की जगह पे चला जाऊंगा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट। मैं लूंगा दोनों जगहों पे साल्ट ही, लेकिन पहले जो 10 मिनट में आपको समझाऊंगा उसमें मैं साल्ट को लूंगा पिघली हुई हालत में, पिघली मोल्टन स्टेट में, और फिर अगले जो 10 मिनट है उसमें मैं साल्ट को पानी में डालकर उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाऊंगा। टारगेट ज़हन में आ गया? अच्छा, एक लफ्ज होता है फ्यूज्ड, एक लफ्ज होता है मोल्टन। इन दोनों में अगर उर्दू में बोले ना, उर्दू में तो वो तो हम कहते हैं ना पिघला हुआ इसको कहते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क होता है। आप कोई सॉलिड लें, हीट करें, अपने मेल्टिंग पॉइंट पर वो पिघलना शुरू करता है। कुछ देर के बाद आप देखते हैं वो ज़्यादातर पिघल गया है, कुछ अभी सॉलिड है, उसे कहते हैं फ्यूज्ड। और अगर सारे का सारा पिघल गया है तो उसे क्या कहते हैं? मोल्टन। लेकिन मैं यहाँ पे ना दोनों के मानी एक ही लूँगा और मैं दोनों को समझूंगा कि दोनों पिघल गए हैं। अच्छा, अब आओ मैं लेता हूँ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ लेड क्लोराइड PbCl2। मैंने लेड क्लोराइड को सॉलिड स्टेट में लिया, ये मेरे पास लेड क्लोराइड क्रिस्टल्स इसके आ गए। मैं इसको हीट करता हूँ किसी भी कंटेनर में। ये लेड क्लोराइड अपने मेल्टिंग पॉइंट पर जाकर पिघल जाएगा। जब पिघलता जाएगा ना तो ये यहाँ से आयोनाइज होता जाएगा और आयोनाइज होकर लेड आयन और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट होता जाएगा। ये मेरे पास जो है ना, ये जो मैंने ये लिखा है, दिस इज द मोल्टन लेड क्लोराइड। ये मोल्टन फॉर्म में आ गया मेरे बच्चे। इसमें दो किस्म के आयन्स हैं, एक है लेड आयन जो कैटाइन है और एक है क्लोराइड आयन जो एनाइन। अब मैं इसी मोल्टन मैस को मैं इस सेल में लेता हूँ। दिस इज द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये मेरे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल है और इसमें मैंने मोल्टन, ये इसके अंदर मैंने मोल्टन या फ्यूज्ड लेड क्लोराइड को लिया और वो मेरे पास लेड आयन की सूरत में, और इधर क्लोराइड आयन लिख लो ना, ये ब्रोमाइड लिखे हुए हैं, क्लोराइड आयन मौजूद हैं। मेरे पास लेड आयन और क्लोराइड आयन मौजूद हैं। अब ना ये जो मैं कहता हूँ ना कि इलेक्ट्रोलाइट कौन सा ले रहे हैं, ये वाला, ये इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब है कि आप इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं वो है मोल्टन लेड क्लोराइड। बेटा जी अब इसमें ना, इसमें दो तरह के आयन्स आ गए, लेड आयन विच आर कैटाइन एंड क्लोराइड आयन विच आर एनाइन। अब आप एक बैटरी ले लो और दो इलेक्ट्रोड ले लो, इलेक्ट्रोड। एक को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ो, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, जिस पे नेगेटिव आएगा दैट इज कॉल्ड कैथोड। मैं ना एक बात आपको याद करवाऊंगा कि कैथोड पे रिडक्शन होती है, रिडक्शन, और दूसरे इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ो, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड दिस इज कॉल्ड एनोड। एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। ये अब ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हो गया ना, LEO, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या होती है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जर। अच्छा चलो, ये छोटी छोटी बातें तो मैं आपको रिवाइज करवाता। अब होगा भला क्या होगा ये। अब लफ्ज़ इलेक्ट्रोलिसिस भी हमने समझना है। इलेक्ट्रोलिसिस दो टर्म ज़हन में रखना। जब आपने लेड क्लोराइड को हीट किया था ना, हीट, ये अपने आयंस में कन्वर्ट हुआ, तो आयंस में कन्वर्ट होने को हम कहते हैं आयोनाइजेशन। आयोनाइज एक टर्म आ गई, कन्वर्जन इनटू आयन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। अब एक लफ्ज़ इलेक्ट्रोलिसिस सुनिएगा। अब हुआ भला क्या, लेड आयन पर पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज,
तो लेड आयन कैथोड पे जाएंगे, क्लोराइड आयन पर नेगेटिव चार्ज, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज, तो क्लोराइड आयन एनोड पे जाएंगे, एनोड पे जाएंगे। अब एनोड, एट एनोड, एनोड पे क्या होगा, एक क्लोराइड आयन, ध्यान से सुनना, एक क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव एनोड पे जाएगा, एनोड को एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, खुद क्लोरीन एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। एक और क्लोराइड आयन, वो भी एनोड पे गया, उसने भी एनोड को एक इलेक्ट्रॉन दिया, वो भी क्लोरीन एटम में कन्वर्ट हुआ। ये दोनों क्लोरीन एटम जो एनोड पे बने हैं ना, ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाकर Cl2 बना देते हैं, और वो क्लोरीन गैस कहाँ से खारिज होती है, एनोड से। ये दो क्लोराइड आयन, एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, एनोड पे ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आपके पास क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी, इवॉल्व, गैस इवॉल्व होती है, सॉलिड डिपॉजिट होता है, तो क्लोरीन गैस विल इवॉल्व। दूसरी तरफ यही जो इलेक्ट्रॉन दो जो क्लोरीन ने दिए, क्लोराइड ने दिए थे, वो इधर से बैटरी पे गए, बैटरी से इधर आ गए, किसके पास, कैथोड के पास। अब कैथोड के पास ये इलेक्ट्रॉन आ गए, अब ये लेड आयन मोल्टन मैस से लेड आयन, वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा और लेड मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड, और लेड मेटल यहाँ पे डिपॉजिट होगी। पीबी लेड मेटल इज डिपॉजिटेड। अब सारा खेल क्या हुआ, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल था, इसमें इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस होता है क्लोराइड आयन का एनोड पे जाकर ऑक्सीडाइज होकर क्लोरीन बनाना, लेड आयन का कैथोड पे जाकर रिड्यूस होकर लेड मेटल बनाना, आयंस का कैटाइन एनाइंस, आयंस का इलेक्ट्रोड पे जाकर क्लोरीन और लेड आयन बनाना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। और इसमें बिजली यूज होती है, जब तक आप बैटरी नहीं ना यूज करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस हो ही नहीं सकेगी। अब इसमें चीज़ें क्या समझी, वही मैंने जो इधर लिखी है, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, यस। एनोड किसका बना हुआ, कैथोड किसका बना हुआ। बार दफ़ा आपसे पूछते हैं कि ये एनोड और कैथोड किस मटेरियल के बने हुए हैं, हम कहते हैं ये कैथोड ग्रेफाइट का बना हुआ है, एनोड आयरन का, प्लाटिनम का, वगैरह वगैरह, वो बताना पड़ता है, वो जिसमें डाउन सेल, नेल्सन सेल में वो पूछते हैं। आगे बात क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज़ किया हमने, मोल्टन लेड क्लोराइड को इस्तेमाल किया। इलेक्ट्रोलिसिस हुई, एनोड पे क्या हासिल हुआ, क्लोरीन गैस, कैथोड पे क्या बना, लेड मेटल। ये सारी गुफ्तगू पूछी जाती। अब ये आपको एक बात समझ आ गई है ना, बात समझ आ गई है ना। अब इसी एक बात को पकड़ लो, जो मर्जी सवाल आए। अब आपने लिया ना, अब आपने लिया है यहाँ पे PbCl2, Cl2, अब ले लो PbBr2, अब ले लो MgCl2, आप ले लो CaCl2, आप ले लो NaCl। ये मैं सारे सॉल्ट्स लिखे हैं, ये मैंने सारे सॉल्ट्स लिखे हैं। इन सब का एक एक करके मोल्टन मैस ले लो और उनकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाओ। जब आप इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाई, ये लेड कैथोड पे आया, क्लोरीन एनोड पे, क्लोरीन, ये लेड कैथोड पे आया, ब्रोमीन एनोड पे, मैग्नीशियम कैथोड पे आया, क्लोरीन एनोड पे, कैल्शियम कैथोड पे आया, क्लोरीन एनोड पे, सोडियम मेटल कैथोड पे आई, क्लोरीन एनोड पे। अब इस सारे खेल में लेड एक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, ये मेटल्स है, दीज आर, और बाकी दूसरी तरफ ब्रोमीन, क्लोरीन, दे आर नॉन मेटल। मेटल सारी कैथोड पे हासिल होती हैं, और क्लोरीन और ब्रोमीन नॉन मेटल कहाँ पे आती है, एनोड पे। बात खत्म होगी, सारे याद हो गए। बात को समझे हो कि नहीं? अच्छा चलें, मैं फिर भी रिपीट करवाता हूँ जितनी मैंने बात की है। एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम, सोडियम को हासिल करना बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। आपने पहले मोल्टन लेड क्लोराइड लिया, अब मोल्टन NaCl ले लो। दिस प्रोसेस कैरिड आउट इन अ सेल दैट इज कॉल्ड द डाउन सेल। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डाउन सेल? इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, आंसर है, सोडियम मेटल। डाउन सेल से क्या बनाते हैं? सोडियम मेटल। ये डाउन सेल में हम करते हैं, हाँ ये आ गया, ये MCQ है। मैं कहता हूँ ना, एनोड कैथोड किस मटेरियल का बना हुआ है। डाउन सेल में कैथोड इज मेड अप ऑफ आयरन, व्हाइल एनोड इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। ये दिस इज द इंफॉर्मेशन।
अब आपके पास ये बाकी सारी वो जो अभी बात हुई है। अब सुनो जो मैंने पहले बात की है, आपने सोडियम क्लोराइड को लिया। अब मैं यहाँ एक और नुक्ता ऐड कर दूंगा, नई बात आए उसको अब्जॉर्ब करते जाओ। सोडियम क्लोराइड लिया, NaCl सॉलिड लिखा हुआ है, इसको हीट करो। यहाँ एक प्रॉब्लम आ गया, बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सोडियम क्लोराइड जब मैं सॉलिड लिखता हूँ, सॉलिड, इसका मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मतलब है इफ़ यू वांट टू फॉर्म द मोल्टन मैस ऑफ सोडियम, अगर सोडियम क्लोराइड को पिघलाना चाहते हो तो आपको इसको 801 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या करना पड़ेगा, हीट। अनफॉर्चुनेटली दिस इज द डाउन सेल। ये सारा जिस मटेरियल से बना हुआ है ना, जिस मटेरियल से अगर आप टेम्परेचर 801 डिग्री सेंटीग्रेड करोगे ना, ये सारे के सारा मटेरियल डेस्ट्रॉय कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। वो हर चीज़ पिघल जाएगी, इतना ज़्यादा टेम्परेचर आप कर रहे हैं। अब मेरे लिए फड्डा क्या है, अगर मैं 801 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ना करूं, सोडियम मेल्ट ही नहीं करेगा। अगला फड्डा, अगर मैं 801 करता हूं, सोडियम तो चलो मेल्ट कर जाएगा, सेल कोलैप्स कर जाएगा, वो सारा पिघल जाएगा। अब मैं सोडियम को पिघलाना भी चाहता हूं, लेकिन टेम्परेचर भी 801 से कम करना चाहता हूं। इसके लिए वो कहते हैं कि आप सोडियम क्लोराइड के साथ साथ, सोडियम क्लोराइड आप 40% डालो, आप इसमें 60% कैल्शियम क्लोराइड डालो। कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का जब आप मिक्सचर यूज़ करेंगे ना, अब ये 801 की बजाय 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट कर जाएगा। वो सब्सटेंस जैसे कैल्शियम क्लोराइड जिसने मेल्टिंग पॉइंट को कम करने में मदद दी, उसे कहते हैं फ्लक्स। क्या कहते हैं, फ्लक्स। तो इसका मतलब है आप यहाँ पे सिर्फ सोडियम क्लोराइड नहीं लेंगे, बल्कि साथ क्या लोगे, कैल्शियम। लेकिन मैं कैल्शियम क्लोराइड का कहीं जिक्र नहीं करूँगा। सोडियम क्लोराइड आप लो, उसको हीट करो, हीट करेंगे, ये उसका मोल्टन मैस आ गया। मोल्टन मैस में दो आइंस हैं, सोडियम आइन और क्लोराइड आइन। क्लोराइड आइन जो है वो एनोड की तरफ जाएगा, 100% वही बात जो मैं पीछे की है, और वहाँ के जाकर वो क्लोरीन गैस में ऑक्सीडाइज, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। क्लोराइड आइन एनोड पे ऑक्सीडाइज होगा और सोडियम आइन कैथोड पे जाएगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका रिडक्शन, वो रिड्यूस होकर क्या बनाएगा, सोडियम। अब इसमें भी वो सारी बातें याद कर लो। इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, डाउन सेल एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। इसमें एनोड किसका बना हुआ है, एनोड बना हुआ है ग्रेफाइट का। कैथोड किसका बना हुआ है, आयरन का। जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो एनोड पे क्लोरीन, कैथोड पे सोडियम मेटल, और बाकी जो दो चार बातें उसको ज़हन में रखना है। आगे बढ़ो। ये एक्सट्रैक्शन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, अभी जो आपको मैंने बताया, आप कैल्शियम क्लोराइड ले लो, मैग्नीशियम क्लोराइड ले लो, मोल्टन स्टेट में जब इलेक्ट्रोलिसिस होगी, कैथोड पे कैल्शियम, एनोड पे क्लोरीन, कैथोड पे मैग्नीशियम और एनोड पे क्लोरीन। और इसी तरह एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा जिस ओर से हासिल की जाती है उसका नाम है बॉक्साइट। एल्यूमिनियम की बहुत सारी ओर्स हैं, बहुत सारी मिनरल्स हैं। एल्यूमिनियम की सबसे जो ज़्यादा पाई जाने वाली मिनरल है वो बॉक्साइट है। बॉक्साइट फार्मूला आपको आना चाहिए, ये वाला। तो आपने ना ये एक सेल लेना है, ये सेल है। इस प्रोसेस को होता है हाल हेरोल्ड प्रोसेस, हमारी बुक्स कहती है हाल हेरोल्ड प्रोसेस। ये हाल है, इसमें आपने बॉक्साइट लेना है, Al2O3 लेना है। ये जाएगा, ये Al3+ बनेगा, O2- बनेगा। एल्यूमिनियम आइन पॉजिटिव कैथोड पे जाकर एल्यूमिनियम मेटल बनाएगा, ऑक्साइड आइन एनोड पे जाकर ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ भी एक फड्डा है। फड्डा क्या है, ये जो बॉक्साइट है ना Al2O3, इसका टेम्परेचर 3500 मेल्टिंग पॉइंट 3500 से भी ऊपर है। अगर आप इतना ज़्यादा टेम्परेचर लेंगे तो ये पूरे का पूरा सेल कोलैप्स कर जाएगा। जैसे पहले सोडियम क्लोराइड की बात थी ना, तो क्या आपने फ्लक्स डाला, कैल्शियम क्लोराइड। अब यहाँ पे आप क्रायोलाइट को बतौर फ्लक्स इस्तेमाल करेंगे। क्रायोलाइट ये वाला Na3AlF6, ये बॉक्साइट के टेम्परेचर को क्या करेगा, कम करेगा। बेटा जी नेक्स्ट, ये जितनी भी अभी आपने बातें की है ना, उनको मैंने समराइज़ करके दिया, जितनी भी अभी गुफ्तगू हो चुकी है। अभी तक मेरी गुफ्तगू का हिस्सा क्या हुआ, मैं आपको इलेक्ट्रोलिसिस समझाना चाह रहा था, और मैंने कहा था मैं इलेक्ट्रोलिसिस को दो हिस्सों में समझाऊंगा। पहला, मैं पिघली हुई हालत में सॉल्ट को लूँगा, पिघली हुई, और अभी तक हमने फ्यूज्ड या मोल्टन साल्ट के इलेक्ट्रोलिसिस करवाई। अब तस्वीर का दूसरा लो,
अब हम क्या लेंगे, एक्वस सोल्यूशन। अब उसको पानी में डालना है, पिघलाना नहीं है, पानी में डालना। पहली बात, आपके पास ना सोडियम नाइट्रेट है, NaNO3, दैट इज कॉल्ड सोडियम नाइट्रेट। इसको पानी में डालो। जब आप पानी में डालेंगे, ये इसकी आयोनाइजेशन होगी, एक सोडियम आयन बनेगा और एक नाइट्रेट आयन बनेगा। जिस पानी में डाला है उस पानी की भी आयोनाइजेशन होती है और उसके नतीजे में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रो ऑक्साइड। अब मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि बेटा जी ये बीकर है, इस बीकर में आपके पास एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्रेट है, इट्स ओके। अब इस सोल्यूशन में 4 किस्म के आयंस हैं, एक सोडियम आयन, एक नाइट्रेट आयन, ये बने ड्यू टू द आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम नाइट्रेट, एक हाइड्रोजन आयन और एक हाइड्रोक्साइड। कितनी किस्म के आयंस हैं? 4। 2 आयंस पर पॉजिटिव चार्ज है, कैटाइन है, 2 आयंस पर नेगेटिव चार्ज है, एनाइन। अब ना ये चारों किस्म के आयंस आपके पास इस सेल में मौजूद हैं, चारों किस्म के आयंस। अब देखो, सोडियम आयन, हाइड्रोजन आयन, नाइट्रेट आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। अच्छा, 2 किस्म के आयंस पॉजिटिव आयन हैं, एक है सोडियम आयन, एक है हाइड्रोजन आयन। 2 किस्म की आयन नेगेटिव हैं, एक है हाइड्रोक्साइड आयन और एक है नाइट्रेट आयन। बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत। अब हम कहते हैं जो कैटाइन है पॉजिटिव, वो कैथोड पे जाएगा, कैथोड पे रिडक्शन होगी और वो अपने किसी कंपाउंड में, और जो एनाइन है ये एनोड पे जाएगा, एनोड पे उसकी ऑक्सीडेशन होगी। अब ना कैथोड पे इन कैटाइंस ने जाना है, 2 हैं। कैथोड क्या कहता है? वो कहता है 2 नहीं आ सकते, दोनों में से कोई एक आ जाओ, 2 नहीं आ सकते। वो कहता है, कैथोड कहता है सिर्फ एक आके रिड्यूस हो सकता है, रिड्यूस मीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक हो सकता है। अब हम फैसला करेंगे कि दोनों में से कौन जाएगा, हम नहीं। 2 चीजें फैसला करती हैं इन दोनों में से कौन सा कैथोड पे रिड्यूस होगा। कौन? एक, इन दोनों में से E0 रिडक्शन किसकी ज्यादा है। E0 रिडक्शन इज कॉल्ड द रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल का मानी क्या है? कैथोड पे रिड्यूस होने की टेंडेंसी, जो तेजी से रिड्यूस होता है, हम कहते हैं उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, और ये हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाती है। तो दोनों में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल? नंबर 2, दोनों में से किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, दोनों में से। अब अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखेंगे, एक तो हाइड्रोजन आयन का रिडक्शन पोटेंशियल सोडियम आयन से ज्यादा है। सोडियम आयन होता है ऊपर यहाँ पे, हाइड्रोजन आयन यहाँ पे है, ऊपर से नीचे रिडक्शन, E0 रिडक्शन बढ़ता है तो हाइड्रोजन आयन का ज्यादा है। और दूसरा, ये आपके पास एक्वस सोल्यूशन है, एक्वस, इसमें वैसे ही हाइड्रोजन आयन बहुत ज्यादा है, पानी है ना बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है ये दोनों जो बातें हैं ये किसकी फेवर में जा रही हैं? ये हाइड्रोजन आयन की। हाइड्रोजन आयन कैथोड पे जाएगा, एक हाइड्रोजन आयन कैथोड पे जाकर एक इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन एटम बनेगा। दूसरा हाइड्रोजन आयन कैथोड से एक और इलेक्ट्रॉन लेगा और एक और हाइड्रोजन एटम बनेगा। दोनों हाइड्रोजन एटम मिलकर क्या गैस बनाएंगे? हाइड्रोजन। इट्स ओके। सोडियम सोल्यूशन के अंदर ही रहेगा, वो रिड्यूस नहीं होगा। अब दूसरी तरफ, अब इन दोनों में से फैसला करना है कि कौन एनोड पे जाकर ऑक्सीडाइज हो। वो कहते हैं दोनों में से एक ऑक्सीडाइज होगा। कौन? जिसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है और जिसकी कंसंट्रेशन। अब इन दोनों में ना OH नेगेटिव का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इसका मतलब है नाइट्रेट आयन सोल्यूशन के अंदर रहेगा और एनोड पे कौन जाएगा? हाइड्रोक्साइड आयन। ये लिखा हुआ है जी कि 4 हाइड्रोक्साइड आयन 4 एनोड पे जाएंगे, वहां से ऑक्सीजन रिलीज करेंगे और वाटर। कैसे ऑक्सीजन रिलीज की, कैसे वाटर? ये देखो, मैं तो ना बच्चों को जब समझाता हूँ ना FSC में केमिस्ट्री, तो मैं उसको यूँ समझाता हूँ। ये 4 OH नेगेटिव है ना, OH नेगेटिव 1, OH नेगेटिव 2, OH नेगेटिव 3, OH नेगेटिव 4, ये 4 हैं। अब होता क्या है, हर एक इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव मीन एक इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? 4। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन किस पे हो रही है? एनोड। अच्छा, अब
अब ये ना, ये दोनों मिले, ये तीनों मिले, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, क्या बना H2O, और इनको मिला दो, क्या बन गया, कितने H2O बने, और ये दोनों मिलके क्या बन गया। तो इसका मतलब है तीन चीज़ें बनी, O2 बना, H2O बना और 4 इलेक्ट्रॉन हासिल। तो ये मैंने लिख दिया। और ये प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, इसका मतलब है एनोड पे ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रही है और कैथोड पे कौन सी बनी है, हाइड्रोजन। अब यही सवाल आपसे आएगा कि अगर आप सोडियम नाइट्रेट का एक्वस सोल्यूशन उसके इलेक्ट्रोलिसिस करवाएं, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्रेट, जो भी आपने पढ़ा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज इवॉल्व्ड एट एनोड, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज इवॉल्व्ड एट कैथोड। आगे बढ़ो, एक और चीज़ आ गई, ये ना एक बात को समझना है, ये छोटे से रुकता है। अभी मैं आपसे कह रहा था ना कि मुझे बताओ कि हाइड्रोक्साइड आयन और नाइट्रेट आयन दोनों में कौन ज़्यादा ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखता है। तो ये एक ऑर्डर भी दिया हुआ है, ये एक ऑर्डर है, ये हाइड्रोक्साइड आयन है, ये नाइट्रेट आयन है। तो हाइड्रोक्साइड आयन का ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी नाइट्रेट आयन से ज़्यादा है। ये ना, इसको भी ऑर्डर को भी याद करना बेटा। ये एक और चीज़ आओ, अब आपने क्या करना है, अब आपने बतौर इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl लेना है। अब ये जो कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl होता क्या है, आप पानी ले लो, पानी में आप सोडियम क्लोराइड नमक डालो, हिलाओ, वो पानी में हल हो जाएगा, और आप NaCl डालें, एक वक्त होगा कि NaCl हल होने के बजाय नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। आप इसको ना फिल्टर कर लें। अब आपके पास वो जो फिल्ट्रेट बनेगा ना, दैट इज़ कॉल्ड ब्राइन, उसे कहते हैं ब्राइन, दैट इज़ द कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अब आपने इसके अंदर ब्राइन को लेना है, ब्राइन कंसंट्रेटेड। अब उस सॉल्यूशन में 4 चीज़ें होंगी, उसमें सोडियम आयन भी होगा, उसमें हाइड्रोजन आयन भी होगा, और उसमें क्लोराइड आयन भी होगा, और हाइड्रोक्साइड है। ये 4 चीज़ें। अब ये जो 2 चीज़ें हैं ना, ये वाली, ये अभी मैं आपको डिस्कस करवा के आया हूँ कि अगर सोडियम आयन और हाइड्रोजन दोनों आयन होंगे तो कौन जाके कैथोड पे रिड्यूस होगा, हाइड्रोजन आयन। और जब हाइड्रोजन आयन कैथोड पे रिड्यूस होगा तो दैट विल रिलीज द हाइड्रोजन गैस। ये तो पिछले बार से मिल गया। अब इन दोनों में क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, इसका फैसला 2 बातें करेंगी कि दोनों में से इनॉर रिडक्शन, अब फटा है यहाँ पे, इनॉर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन नहीं, इनॉर ऑक्सीडेशन किसका ज़्यादा है, और दूसरा इसकी कंसंट्रेशन। अब ज़रा सुनना, ये जो अभी मैं आपको समझा रहा था, क्लोराइड आयन यहाँ पे है, हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पे है, हाइड्रोक्साइड आयन का इनॉर ऑक्सीडेशन ज़्यादा है। तो भाई अगर हाइड्रोक्साइड आयन का ज़्यादा है तो फिर हाइड्रोक्साइड आयन जाए ना और वहाँ पे ऑक्सीडाइज हो। लेकिन फटा क्या है कि कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा है, क्लोराइड। आप कहेंगे पानी है, पानी एक्वस सॉल्यूशन है ना, तो उसमें क्लोराइड आयन कैसे ज़्यादा हो सकता है। बेटा जी आपने सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन का लफ्ज़ पढ़ा है, ये पीछे क्या लिखा हुआ है, कंसंट्रेट, यानी आपने नमक बहुत ज़्यादा डाला है जिसकी वजह से क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन नहीं जाएगा बल्कि कौन जाएगा, क्लोराइड। और क्लोराइड आयन जब ऑक्सीडाइज होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है ये वाला जो सेल है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड नेल्सन सेल, दिस इज कॉल्ड नेल्सन सेल, दिस इज कॉल्ड डायाफ्राम सेल। इसमें हुआ क्या, हाइड्रोजन हाइड्रोजन H2 बनकर कैथोड से निकल गए, क्लोराइड आयन क्लोरीन बनकर एनोड से निकल गए। सॉल्यूशन में क्या बचा, सोडियम आयन, सॉल्यूशन क्या बचा, हाइड्रोक्साइड आयन, वो NaOH मिला। दिस इज कॉल्ड कास्टिक सोडा, दिस इज कॉल्ड कास्टिक सोडा। तो इसका मतलब है ये जो आपके पास जो नेल्सन सेल है इसमें 3 प्रोडक्ट हैं, 3 हाइड्रोजन, क्लोरीन और जो मेजर प्रोडक्ट है दैट इज द कास्टिक सोडा। इसका बुनियादी काम क्या है, इसका बुनियादी काम है प्रेपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा। बेटा जी एक और चीज़ आ गई, 2 किस्म के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक इनर्ट और एक एक्टिव। इनर्ट इलेक्ट्रोड जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते, सिर्फ वो अपनी सरफेस प्रोवाइड करते हैं फॉर द रिएक्शन टू कैरी आउट। और एक्टिव इलेक्ट्रोड वो जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा भी लेते हैं,
जिनका वॉल्यूम कम या ज़्यादा होता है, रिएक्शन में हिस्सा लेंगे तो अब ये जो लिखा, अब ये जो हेडिंग आ गया ना, जो आप संडे वाले दिन टेस्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, कल और परसों, कल जुमा परसों हफ्ता, उन 2 दिनों में आप पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग, और फिर संडे वाले दिन इन दोनों का टेस्ट होगा। ठीक है जी। जो ये वाला टेस्ट है ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला, ये मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दूंगा क्योंकि इसमें बहुत ज़रा पेचीदा बातें हैं। वो जो केमिकल बॉन्डिंग वाला है उसका टेस्ट सिंपल सा होगा, वो आप यहाँ बैठ के करेंगे। सुनो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। पहले मेरा मुद्दा सुन लो। मुद्दा, मैंने इससे क्वेश्चन आपसे 2-3 पूछने हैं टेस्ट में। पहले नुक्ता सुनो। नुक्ता ये है कि मेरे पास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट होगा। मैंने ये बीकर लेना है और एक ये मैंने अलग से बीकर लेना है। इस बीकर में भी मैंने एक्वस कॉपर सल्फेट लेना है, इस बीकर में भी मैंने एक्वस कॉपर सल्फेट लेना है। ये दोनों में एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, दोनों में। इसमें मैंने जो इलेक्ट्रोड लेने ना, इलेक्ट्रोड वो रिएक्टिव लेने हैं, रिएक्टिव, और वो जो ऊपर लिखा एक्टिव। और इसमें जो मैंने इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करने वो कौन से हैं? इनर्ट। अब जब इलेक्ट्रोड की नेचर चेंज कर दोगे ना, प्रोडक्ट चेंज हो जाएंगे। जब आप एक्टिव इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करोगे, एनोड के एथोड पे और चीज़ हासिल होगी। जब आप इनर्ट इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करोगे, एनोड के एथोड पे और प्रोडक्ट हासिल होगा। और जब मैंने स्टेटमेंट दे दी है ना, मैंने कहना है कि जब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाई जाती है बाय यूजिंग द इनर्ट इलेक्ट्रोड, तो बताओ एनोड पे कैथोड पे क्या बनता है, या ये वाला जो है इसकी सूरत में एनोड कैथोड पे क्या सूरत है। बात को समझ गए ना? पहले आपने ना एक काम करना है। अच्छा, अब मैं इसी बात को ना जो आपको बताई है ना, मैं एक और अंदाज में लाऊंगा। आप कहेंगे सर ये तो बात ही नहीं हो गई है, हालांकि हकीकत में वही है। आपके पास ना मेरे बच्चे, आपके पास एक कॉपर है, ये कॉपर की एक स्ट्रिप है, ये कॉपर इम्प्योर कॉपर है। इसमें 95% Cu कॉपर एटम है, 5% अदर इम्प्योरिटीज़ हैं। ये इम्प्योर कॉपर है। इम्प्योर कॉपर को हम कहते हैं ब्लिस्टर्ड कॉपर। ये ब्लिस्टर्ड कॉपर है, इम्प्योर। मैं इसको प्योरीफाई करना चाहता हूँ। अब वो कहते हैं कि हजूर वाला आप ये काम करें, आप एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल लें, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इट्स ओके। अब आपने इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में वो कॉपर शीट जो इम्प्योर है उसको बतौर एनोड लेना है। इम्प्योर कॉपर एनोड, ये अहम नुक्ता है। मैं आपसे क्या कह रहा था शुरू में, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में मुझे क्या चाहिए? एनोड किसका बना हुआ, कैथोड किसका बना हुआ, इलेक्ट्रोलाइट आप कौन सा ले रहे हैं, एनोड पे क्या बनता है, कैथोड। यही तो 5-6 बातें हैं। अच्छा, अब आपने क्या किया? आपने मेरे बच्चे, मेरे बहुत प्यारे बच्चे, आपने इम्प्योर कॉपर उसको बतौर एनोड लिया और प्योर कॉपर की एक स्ट्रिप ले लो, उसको बतौर कैथोड ले लो, प्योर कॉपर। अब क्या होगा? आपने जो इलेक्ट्रोलाइट लेना ये वाला, वो वही है ना कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर आयन, सल्फेट आयन, ये आपके पास कॉपर आयन और सल्फेट आयन बने, ये बने। अब आपने चूंकि ये एनोड है, इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा, ये कैथोड है, इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा। इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया और इस पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अब इम्प्योर कॉपर को देखिएगा। अब इसमें जो इलेक्ट्रोड है ना, वो एक्टिव इलेक्ट्रोड है, वो रिएक्शन में हिस्सा लेंगे। इम्प्योर कॉपर 95% कॉपर है, 5% इम्प्योरिटीज है। अब क्या होगा? इस इलेक्ट्रोड से कॉपर एटम कॉपर आयन बनकर सॉल्यूशन में आएंगे, कॉपर एटम कॉपर आयन बनकर। और जब कॉपर एटम कॉपर आयन बनकर आता है ना, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। ये कहाँ पे हो रहा है? ये एनोड पे हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लिखा हुआ है, ये कॉपर जिससे वो स्ट्रिप बनी हुई है, कॉपर एटम कॉपर आयन बनकर सॉल्यूशन में आ गया और 2 इलेक्ट्रॉन एनोड को दे दिए। वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऊपर से होते हुए ना, ऊपर से होते हुए वो इधर आ गए और सॉल्यूशन में कॉपर आयन आया। ये कहाँ से आया? ये इस कॉपर एटम। अब यही कॉपर आयन इधर चला जाएगा,
कहाँ पे? कैथोड पर। जब ये कैथोड पे जाएगा कॉपर आयन, ये यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और कॉपर मेटल बन जाएगी, और वो कॉपर मेटल इसके ऊपर डिपॉजिट होती जाएगी। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो रहा है, ये वाला जो इम्प्योर कॉपर वाला इलेक्ट्रोड है ना, इसका वॉल्यूम कम होता जा रहा है, और वो जो ये वाला जो है इसका वॉल्यूम क्या होता जाएगा? बढ़ता है। यानी वो कॉपर एटम कॉपर आयन बनकर सॉल्यूशन में आए, वहां से कॉपर आयन कॉपर बनकर इसके ऊपर डिपॉजिट होते गए, और यूं इम्प्योर कॉपर का साइज रिड्यूस करता गया और प्योर कॉपर का साइज बढ़ता गया, और जो इम्प्योरिटीज है वो नीचे यहां बैठती गई। इस सारे खेत में जो आपके पास इलेक्ट्रोड है ना, वो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब अगली बात, अब आप इधर एक और मैं बात आपको समझाता हूँ। अब आपने मुझे बताना है, दोबारा आपके पास ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आ गया, कॉपर आयन सल्फेट आयन आ गया, ये सल्फेट आयन, इसमें हाइड्रोजन आयन भी है और हाइड्रो ऑक्साइड आयन भी, एक्वस सॉल्यूशन है ना। अब आपने एक इलेक्ट्रोड ये लिया, ये इनर्ट है, एक इलेक्ट्रोड ये लिया, ये इनर्ट है, इनर्ट है। अब ये रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हुआ। इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव। अब ये 2 कैटाइन हैं, ये इधर जाएंगे, लेकिन मैं दोबारा कहूँगा इन दोनों में से एक वहाँ जाने पे कामयाब हो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा। तो इन दोनों में कॉपर आयन का ज़्यादा है, तो कॉपर आयन कैथोड पे जाकर कॉपर सॉलिड बनता जाएगा। अब इन दोनों में फैसला करना है, वो तो पहले भी हो चुका है कि हाइड्रो ऑक्साइड आयन इधर जाता है। जब हाइड्रो ऑक्साइड आयन जाएगा वो क्या रिलीज करेगा? ऑक्सीजन। अब याद रखना है, पहले इधर भी आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इधर भी आप इलेक्ट्रोलाइट क्या ले रहे हैं? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। फर्क क्या है? पहले वाले केस में जो इलेक्ट्रोड आपने लिए वो एक्टिव थे, और इसमें जो आप इलेक्ट्रोड ले रहे हैं वो इनर्ट है। उधर प्रोडक्ट और बना था, कॉपर मेटल बनी थी, और इधर प्रोडक्ट ऑक्सीजन भी साथ इवॉल्व हो रही। आगे बढ़ो, एक लफ्ज आ गया इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब है एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल को डिपॉजिट करवाना, डिपॉजिट करवाना। मसलन मैं आपसे एक बात करता हूँ, मेरे अल्फाज पे तवज्जो दीजिएगा, मेरे अल्फाज पे तवज्जो दीजिएगा बेटा। मैं आपसे कहता हूँ आपके पास ये स्पून है, इट इज़ मेड अप ऑफ आयरन, लोहे का बना हुआ है, और मैं आपसे कहता हूँ कि लोहे के स्पून के ऊपर चांदी चढ़ा दो, सिल्वर डिपॉजिट करवा दो। किसके ऊपर? लोहे के ऊपर। डिपॉजिट किसको करना है? सिल्वर को। जिसको डिपॉजिट करना है, सिल्वर को करना है, उसको बतौर एनोड लोगे, He इट विल एक्ट एज एनोड। जिस पर डिपॉजिट करना है आयरन पर, आयरन को क्या लोगे? कैथोड। ये 2 बातें आ गई। एनोड कौन सा? कैथोड कौन सा? जिसको डिपॉजिट करना है वो एनोड, जिस पर डिपॉजिट करना है वो कैथोड। तीसरी बात इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया AgNO3, AgNO3। बेटा जी दिस वन इज अ सॉल्ट। ये क्या है? सॉल्ट। ये सॉल्ट किसका है? सिल्वर का। और सिल्वर कौन है? जिसको आप डिपॉजिट कर रहे हैं। अब मैं बातें क्या करूँगा कि जब आप किसी मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, उस दौरान जिस मेटल को डिपॉजिट करते हैं वो एनोड के तौर पर, जिस पर डिपॉजिट करते हैं वो कैथोड के तौर पर, और इलेक्ट्रोलाइट में आप उस मेटल का साल्ट सॉल्यूशन लेंगे जिसको आप डिपॉजिट कर रहे हैं। बात को समझिए कि नहीं? क्या क्या डिपॉजिट कर सकते हैं, कौन कौन सी मेटल आप डिपॉजिट कर सकते हैं? कॉपर है, सिल्वर है, निकल है, क्रोमियम वगैरह वगैरह, इन सब को आप डिपॉजिट कर सकते हैं। हाँ बेटा जी, हमारे पास आ गया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इट इज़ कॉल्ड शी, SHE, शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अच्छा, इलेक्ट्रोड क्या होता है? इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड क्या है? पहले तो इलेक्ट्रोड को समझें, बहुत आसान सी बात। आप ना एक बीकर ले ले, लफ्ज़ इलेक्ट्रोड मैं समझा रहा हूँ, बीकर। मुझे कहा गया है जिंक इलेक्ट्रोड बनाएं, जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक का इलेक्ट्रोड बनाएं। मैं ना एक बीकर ले लेता हूँ, इस बीकर में मैं जिंक सल्फेट का 1 मोलर सॉल्यूशन लेता हूँ, जिंक सल्फेट। ये जिंक सल्फेट सॉल्ट होता है।
यानी जिस मेटल का इलेक्ट्रोड बनाना चाहते हैं ना, उस मेटल के साल्ट का सॉल्यूशन ले लें और इसमें आप जिंक रॉड को डिप कर दो। ये जिंक रॉड डिप कर दिया, दिस इज जिंक रॉड, ये जिंक रॉड हो गया। अब दिस वन इज कॉल्ड जिंक इलेक्ट्रोड। यानी अगर मैं कॉपर इलेक्ट्रोड बनाना चाहूँ तो मैं एक बीकर लूँगा, उसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लूँगा और उसमें कॉपर रॉड डिप कर दूँगा, वो कॉपर इलेक्ट्रोड बन जाएगा। अगली बात बड़ी अहम है बेटा जी, इसमें होगा ये, अब लंबी मैं बात नहीं करूँगा, मैं उसको मुख्तसर करूँगा। इसमें होता ये है कि ये आपके पास जो सॉल्यूशन है ना, इस सॉल्यूशन पर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये जो रॉड है इसके ऊपर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। वो कैसे आता है कि ये रॉड जिंक एटम से बना है ना, तो जिंक एटम जिंक आयन बनकर सॉल्यूशन आते जाते हैं और जब जिंक एटम जिंक आयन बनकर सॉल्यूशन में आएगा तो रॉड को इलेक्ट्रॉन देता है और सॉल्यूशन में आकर वो Zn2+ और यूँ ना। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये है मेरे पास कि रॉड पर नेगेटिव चार्ज, सॉल्यूशन पर पॉजिटिव चार्ज। अब रॉड और सॉल्यूशन के दरमियान, मेरे अल्फाज पे गौर करना, रॉड और सॉल्यूशन के दरमियान यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कायम हो जाता है। दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हमारा यही मुद्दा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हम जानना चाहते हैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जिसे वो उसकी वैल्यू क्या है। दोबारा सुनो, मेरे पास पहले जिंक इलेक्ट्रोड बना, जिंक इलेक्ट्रोड के अंदर रॉड और सॉल्यूशन के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कायम हुआ जिसे मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा। इसकी वैल्यू कितनी है? ये तो मैं जिंक की बात की ना, आप लिथियम का इलेक्ट्रोड बनाओ, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड बनाओ, जिंक का बनाओ, कॉपर का बनाओ, फ्लोरीन का, क्लोरीन का, गोल्ड का, जितनी भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं, आप हर एक एलिमेंट का ऐसा इलेक्ट्रोड बनाओ। अब मुझे हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए, वो मैं कैसे मालूम करूं? पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, मुझे हर एक एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास चाहिए, मैं कैसे मालूम करूं? वो कहते हैं आप कार्बन 12 के साथ कंपेयर कर लो। यहाँ पे मुझे कहता है अगर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेना चाहते हो ना, आप शी के साथ कंपेयर कर लो। तो जैसे वहाँ पे कार्बन 12 एक स्टैंडर्ड एलिमेंट के तौर पर काम करता है रिलेटिव एटॉमिक मास में, यहाँ शी एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के तौर पर काम। अब आपने इसकी ना कंस्ट्रक्शन पढ़ लेनी है, ये आपने खुद पढ़नी है। वो 2-4 बातें लिखी होंगी कि इसमें कि ये क्या है, ये प्लाटिनम स्ट्रिप है, यहाँ से आप हाइड्रोजन गैस 1 मोल पे और इसके अंदर आप 1 मोलर HCl लेता है। बेटा जी ये कंस्ट्रक्शन में ना 3-4 बातें लिखी होंगी। अहम नुक्ता, ये जो आपके पास शी बनाना, इसका E0 सेल, E0 दो तरह का होता है, एक होता है E0 ऑक्सीडेशन, एक होता है E0 रिडक्शन। इसका E0 ऑक्सीडेशन भी 0 है, इसका E0 रिडक्शन भी 0 है। दिस इज द MCQ, ये MCQ है। और ये जो शी है, इट इज़ यूज्ड एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। लो जी, आज के असल मुद्दा की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज कॉल्ड ECS। मैं आपको अहमियत बताता चलूँ। अगर कोई स्टूडेंट मेरे पास आए, मैं अभी और भी कई दिन यहाँ पे हूँ, आप मेरे पास आओ, मुझे को सर मुझे 2 चीज़ें आती हैं, एक मुझे पीरियोडिक टेबल आता है, एक मुझे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आती है। लो जी, मैं आपको 10 दिन में पूरी केमिस्ट्री समझा दूंगा कंसेप्चुअली। जितना इंपॉर्टेंट पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल इज द अल्फाबेट्स ऑफ केमिस्ट्री, उससे कई गुना ज़्यादा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। हम जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, रिएक्टिविटी, स्टेबिलिटी, फलाना केमिकल रिएक्शंस, उन सब की जो मदर है, उन सब की जो ओरिजिन है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। अहम 3 टॉपिक जो मैं आपको टेस्ट सर्व करूंगा, उसके 45 MCQs हैं, उसमें 20 से ज़्यादा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रेलिवेंट है। और आपके पेपर में 2 ज़रूर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आएंगे। इसको हमने अच्छी तरह याद करना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ये पहला पेज,
इसमें अगर आप देखोगे ना, मैं आपको मोटी मोटी बातें बताता हूँ ताकि हम उसको याद करें। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का पहला पेज, इधर हैं आपके पास ये एलिमेंट्स, ये आपके पास ये एलिमेंट्स है। यहाँ से सबसे ऊपर लिथियम है, सबसे नीचे फ्लोरीन है। इसमें कुछ मेटल्स हैं, सॉरी ज़्यादातर मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल हैं। नॉन मेटल है इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, 5 नॉन मेटल हैं, बाकी सारी मेटल्स हैं। और ये सिर्फ आपकी बुक्स में इतना है, वैसे तो ये 3-4 पेजेस पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना, आपकी बुक में तो मेन एलिमेंट को लिया गया। अब अगर पहला सवाल, मैंने बता दिया कि ये जो एलिमेंट है ना, मेटल्स हैं, नॉन मेटल 5 है, बाकी सारी मेटल्स हैं, मोस्टली मेटल्स हैं। दूसरी बात, इनकी तरतीब क्या है? लिथियम, पोटाशियम, रूबी, कैल्शियम, सोडियम, तरतीब क्या है, कैसे इनको लिखा है? वो कहते हैं कि हमने ना इन सब का इलेक्ट्रोड बनाया, वो रिपीटर जिंक इलेक्ट्रोड समझा के आऊँ, और फिर इन सब का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शी के साथ मिलकर मालूम किया, और हमने इन सब का E0 रिडक्शन निकाल ली। सुनो, तमाम एलिमेंट्स की E0 रिडक्शन निकाली, जिसकी E0 रिडक्शन सबसे कम है उसको सबसे ऊपर रखा, वो लिथियम है। उससे ज़्यादा ये, उससे ज़्यादा ये, उससे ज़्यादा ये, यानी ऊपर से नीचे आप आएंगे ना, ऊपर से नीचे, तो इनकी E0 रिडक्शन वैल्यू क्या कर रही है? इंक्रीज। ये पहली बात, पहला नुक्ता जो ज़हन में रखना कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एलिमेंट्स उनको अरेंज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीज्ड E0 रिडक्शन वैल्यू। दिस इज द MCQ। अब एक और बात, ये पल्ले वैसे बांध लो, E0 रिडक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E0 ऑक्सीडेशन। अगर ऊपर से नीचे आते हुए E0 रिडक्शन बढ़ती है तो E0 ऑक्सीडेशन क्या हो रही है? कम हो रही है, कम हो रही है। ये 2 बातें तो मेरी जेहन में बिठाओ ना, आगे मैं जाके और कई बातें करता जाता हूँ। अब ना आप E0 ऑक्सीडेशन को एक दफ़ा जेहन से निकालो, आपने E0 रिडक्शन को जेहन में बिठाना है, और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा वो टेस्ट में, बताओ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे हाईएस्ट E0 रिडक्शन वैल्यू किसकी है और कितनी है? वो है फ्लोरीन की, और वो कितनी है? +2.87। मेरे बच्चे इसमें E0 रिडक्शन वैल्यू में नेगेटिव और पॉजिटिव वो वैल्यू का हिस्सा है। जब मैं एक्सो एंडोथर्मिक लिखता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ ये जो नेगेटिव पॉजिटिव है ना, ये वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ बताता है कि ये हीट अब्जॉर्ब हो रही है, रिलीज बस है। लेकिन यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव दैट इज द पार्ट ऑफ द वैल्यू। अब हाइड्रोजन से ऊपर ये आपके पास ना, ये आपके पास हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन SHE शी, और इसकी E0 रिडक्शन वैल्यू कितनी ली गई? 0। हाइड्रोजन से जो ऊपर एलिमेंट हैं उनकी E0 रिडक्शन जो है वो नेगेटिव में है, और हाइड्रोजन से जो नीचे है उनकी E0 रिडक्शन वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में है, पॉजिटिव। अच्छा, कुछ बातें ये ना आपके सामने ना, ये एक टोटका सा है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करने का। मेरे साथ जो है ना केमिस्ट्री के प्रोफेसर है नुमान हैदर साहब, उन्होंने ये मुझे कहा कि सर ये इसको भी शामिल करें, तो मैंने कहा चले कर, आपको ये आए नहीं आए तो अपने टोटके खुद इस्तेमाल करो। असल ठीक है, सुनो मेरे बच्चे, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, प्रिडिक्शन द फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब मैं तेज़ी से कुछ बातें करूँगा। इब्तदाई बातें जो आपने जेहन में रखनी हैं, इब्तदाई बातें ये हैं कि अगर आपके पास E0 सेल पॉजिटिव हो, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, फिजिबल गैल्वानिक सेल। E0 सेल नेगेटिव हो, नेगेटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉट फिजिबल इलेक्ट्रॉन। ये E0 सेल क्या होता है? E0 सेल मालूम होता है E0 ऑक्सीडेशन प्लस E0 रिडक्शन। अच्छा, मैं ना एक चीज़ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ज़रा गौर से। ये मैं आपके साथ ना, ये एक सेल है, दिस इज द गैल्वेनिक सेल, दिस इज द वोल्टेक सेल, गैल्वेनिक या वोल्टेक सेल। और ये वाला जो स्पेशल गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल तो बहुत ज़्यादा है ना, इसका नाम है
दानियाल, डैनियल, डैनियल, डैनियल को हम जिंक कापर सेल भी कहते हैं। तो मैं इस डैनियल सेल की बात कर रहा हूँ। आपसे ना इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में भी पूछा जा सकता है, आपको गैल्वानिक सेल पे भी अबूर हासिल होना। सुनना मुख्तसर बातें बेटा जी, आप एक बीकर लें, तेज़ी के साथ आप एक बीकर लें, उस बीकर में 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन ले लिया, उसमें जिंक रॉड डिप कर दें, जिंक रॉड डिप कर दिया, दिस इज कॉल्ड जिंक इलेक्ट्रोड। अभी मैंने आपको समझा। एक और बीकर लें, उसमें 1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लें, उसमें कॉपर रॉड डिप कर दें, दिस इज कॉल्ड कॉपर इलेक्ट्रोड। ये 2 इलेक्ट्रोड बन गए। अब आप इन 2 इलेक्ट्रोड को इन कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट इंटरनली बाय यूजिंग द सॉल्ट ब्रिज, ये सॉल्ट ब्रिज के जरिए, और एक्सटर्नली बाय यूजिंग द वोल्ट मीटर। ये बल्ब को छोड़ो, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाओ, वोल्ट मीटर। वो वोल्ट मीटर क्या है? वोल्ट मीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमें बताता है EMF ऑफ सेल, जो हमें बताता है E0 सेल। अगर इन 2 लफ्ज़ों के समझ नहीं ना आई तो जो हमें बताता है करंट, करंट प्रोड्यूस्ड बाय द सेल, ये सेल कितना करंट प्रोड्यूस करता है, ये हमें कौन बताता है? वोल्ट मीटर बताता है। दोबारा मेरी बात को सुनो, आपने 2 इलेक्ट्रोड लिए, एक जिंक इलेक्ट्रोड कैसे बना वो आपको पता होना चाहिए, एक कॉपर इलेक्ट्रोड कैसे बना वो आपको पता होना चाहिए। आपने इन दोनों इलेक्ट्रोड को आपस में कपल किया, जोड़ा, इंटरनली बाय मींस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, एक्सटर्नली बाय मींस ऑफ वोल्ट मीटर। अब जो ही आप इनको जोड़ेंगे ना, फौरन इसमें रिएक्शन शुरू होगा, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन शुरू हो जाएगा और करंट पैदा होना शुरू हो जाएगा। दिस इज द गैल्वानिक सेल। अब वो कहते हैं, ये तो प्रैक्टिकली बता रहा हूँ ना। अब मेरा आपसे बड़ा क्या सवाल है, आप मेरे पास बैठे, मैं कहता हूँ बेटा जी आपने जिंक और कॉपर इनके इलेक्ट्रोड बनाने हैं और इन इलेक्ट्रोड को गैल्वानिक सेल में कन्वर्ट करना है, और आपने जिंक को बतौर एनोड लेना है, कॉपर को बतौर कैथोड लेना है। और मुझे बताओ, अगर जिंक को एनोड, कॉपर को कैथोड लें तो क्या गैल्वानिक सेल करंट पैदा करेगा? मैं कहता हूँ यस सर, मैं कहता हूँ बिल्कुल। वो कैसे? आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखो, जिंक यहाँ पे है, कॉपर यहाँ पे है, कॉपर यहाँ पे है, ये कॉपर है। आप इन दोनों के कॉम्बिनेशन से गैल्वानिक सेल बनाते हैं। जो ऊपर होगा ना, ऊपर, इसको बतौर एनोड लो, इसके में E0 ऑक्सीडेशन चाहिए। जो नीचे होगा ना, नीचे, उसको बतौर कैथोड लो, मुझे इसकी E0 रिडक्शन चाहिए, ये चाहिए। जिंक की E0 ऑक्सीडेशन, वैसे जिंक की वैल्यू दी हुई है प्लस, ये माइनस 0.7, लेकिन ये इसकी E0 रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन लेनी है ना तो वो है प्लस 0.76, और इसकी मुझे E0 रिडक्शन चाहिए, वो प्लस 0.3 वोल्ट है। अब इन दोनों को जमा कर लो। जब आप इन दोनों को जमा करोगे ना, जब आप इन दोनों को जमा करोगे तो आपके पास आंसर ये आएगा प्लस 1.10। तो मैंने ऊपर क्या कहा कि अगर E0 सेल पॉजिटिव आएगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, फिजिबल होगा, और क्या डेवलप होगा? गैल्वानिक सेल। लेकिन अगर आप इनको उलट कर दें, उलट क्या करें, आप एनोड को, जिंक को कैथोड ले लो, कॉपर को एनोड ले लो, उलट कर दो। अब इनकी E0 सेल लेंगे तो वो पॉजिटिव नहीं बल्कि क्या आएगी? नेगेटिव। एक तो ये बात कि क्या रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आपको अंदाज़ा हो जाए। और दूसरी एक बात वो भी इसमें शामिल कर लो। मैं आपसे कहता हूँ बेटा जी 2 इलेक्ट्रोड ले लो, उनसे कम्बिनेशन से आपने गैल्वानिक सेल बनाना है, लेकिन गैल्वानिक सेल बनाने से पहले इधर बैठ जाओ और मुझे बताओ वो गैल्वानिक सेल कितना करंट पैदा करेगा। यानी आप ना मुझे उसकी कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज या EMF ऑफ सेल, वो आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे? सेल बनाने से पहले वो कितना करंट प्रोड्यूस करेगा, वो भी आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मालूम कर सकते हैं। एक ये मैंने अभी आपको बेटा जी करके दिया है। अच्छा, एक अहम तरीन नुक्ता सुनिएगा, सुनिएगा। अब ना मेरे बहुत प्यारे बच्चे, काइंडली चीज़ों को मिक्स ना करना। मुझे ना सिर्फ 10 मिनट आपका फ्रेश माइंड चाहिए, जो कि बहुत थक चुका है।
थक चुका है तो अपने सर पे जूती उतार के मारो, शायद सही हो जाए। 2 मिनट में थक जाते, उधर आए बैठे डॉक्टर बनने के लिए, ठीक है ना। इतनी मैं यहाँ 10 घंटे भी पढ़ाऊँ, आपके सर आप आगे 11वां घंटा शुरू करें, आप मेरे से पहले थके होते हैं। यानी ना पेपर मैंने नहीं, आपने नहीं, मैंने देना है। सुनो इधर बात सुनो, कोई बहस की बात नहीं, आपने पढ़ना है जब तक मैंने पढ़ाना है। मैं वहाँ लाहौर से यहाँ होटल में सोने के लिए नहीं आया, आपको पढ़ाने के लिए आया हूँ, समझ आई ना। और मैं 24 घंटे में सिर्फ 5-6 घंटे पढ़ाता हूँ, बाकी सारा मैं टाइम यहाँ पे वेस्ट कर रहा हूँ। इधर आओ, तवज्जो से सुनो, बैठा रहा करो यहाँ पे 7 बजे तक। तवज्जो। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो बाहर तशरीफ़ ले जाए, मेरी तरफ से इजाज़त। जो जाना चाहते हैं मेरी तरफ से इजाज़त है, बाकी लोग 15 मिनट बैठेंगे। मैं इन 4-5 बातों को सरों से नहीं गुजार सकता, मैं याद करवा के आपको भेजूंगा। कुछ जाना चाहता चला जाए। अगर 125 बच्चों में से 5 जाना चाहते हैं, मैं 120 को पढ़ाने के लिए बैठा हुआ। और फड्डा 120 का नहीं है, वो 5 का मसला है, 120 पढ़ने के लिए आए हुए हैं। सुनो तवज्जो से, मैं ना आपको समझाता हूँ कि मैंने बातें कैसे ज़हन में रखी हुई। मेरा ना मेटल्स के बारे में मैंने ज़हन में रखा हुआ है कि मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट। सिर्फ एक बार ज़हन में रखी बस, मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट। अब इस बात को मैं मॉडिफाई कैसे करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेटल्स में ना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी है, क्योंकि मेटल्स हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ से मैंने बात क्या निकाल दी कि वो चीज़ जिसमें जो इलेक्ट्रॉन देती है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। अब इसको उलट कर लो, मेटल की जगह पे क्या आ गया, नॉन मेटल्स। अब अगर मेटल्स रिड्यूसिंग एजेंट है तो नॉन मेटल्स क्या होंगी। अब नॉन मेटल हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, यानी गेन इलेक्ट्रॉन, यानी इनकी दे हैव हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इट्स ओके। अब तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, मेटल्स में आओ। अब मिक्स नहीं करना। मेटल्स रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का मानी वो जो दूसरे को रिड्यूस करता है, खुद क्या होगा, तो मेटल्स गेट ऑक्सीडाइज्ड। अब ना ये बातें ज़हन में, एक लफ्ज़ से सिर्फ शुरू किया है कि मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट, जस्ट अल्कली मेटल रिड्यूसिंग एजेंट। जिसकी जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी उतने वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब ना नॉन मेटल पे आ जाओ। अभी जो मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज समझाई ना, इसमें 5 नॉन मेटल थी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, 5, बाकी सारी मेटल्स थी। इसका मतलब वो जो 5 हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। अब ये लाइन, इस लाइन पे आ जाओ। लाइन अगर इनो रिडक्शन वैल्यू ज्यादा होगी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रेंथ भी क्या होगी। अब एक नुक्ता आपके पास आ गया। अब आप देख लो, ये है फ्लोरीन, ये है क्लोरीन, ये है ब्रोमीन, ये है आयोडीन, ये 4 हैं। F2, Cl2, Br2, I2, ये नॉन मेटल्स हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब इनमें कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो कहते हैं इनो रिडक्शन वैल्यू देखो, जिसकी सबसे ज़्यादा किसकी है, फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, और उसके बाद ये आ गया। ये क्या है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एनी प्रॉब्लम? चारों में कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वीक कौन है। अब अगली बात, फ्लोरीन इन तीनों को ऑक्सीडाइज करेगी, क्लोरीन सिर्फ 2 को करेगी, ब्रोमीन सिर्फ 1 को करेगी, और आयोडीन किसी को भी नहीं करेगी। इट्स ओके। अब तस्वीर का दूसरा रुख आ गया, बिल्कुल उलट, 180 पे चले जाओ। ये आ गया फ्लोराइड, ये आ गया क्लोराइड, ये आ गया ब्रोमाइड, और ये आ गया आयोडाइड। क्या ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? इनके ऊपर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका मतलब है दीज एनाइंस आर रिड्यूसिंग एजेंट। अब इन चारों में पूछो किसकी रिड्यूसिंग एजेंट पावर ज्यादा है। आयोडाइडाइन, आयोडीन नहीं है खुदा के बंदो, आयोडाइडाइन। ऊपर वाली चारों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इनके हेलाइडाइन रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब है आयोडाइडाइन इन तीनों को रिड्यूस करेगा, लेकिन फ्लोराइडाइन किसी को भी रिड्यूस नहीं। ये आ गई बात
नॉन मेटल्स की। अब हम किधर बढ़ते हैं, मेटल्स की तरफ। ये लाइन देखो कि स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग, REDUCING, रिड्यूसिंग एजेंट, कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, कौन सी मेटल स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगी जिसकी E0 रिडक्शन वैल्यू कम होगी। अब आ जाओ, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, सबसे लोएस्ट E0 रिडक्शन वैल्यू किसकी है, लिथियम, सबसे कम है। तो इसका मतलब लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूस। अब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे आओ, अब जनरल विजन लो, ऊपर से नीचे आओ, इलेक्ट्रोकेमिकल ऊपर से नीचे E0 रिडक्शन वैल्यू बढ़ती है तो रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ कम होती है, और ऊपर से नीचे आओ E0 रिडक्शन वैल्यू बढ़ती है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। सबसे एंड पे फ्लोरीन, फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे ऊपर आयोडीन, आयोडीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बट वीकेस्ट ऑक्सीडेंट। कोई बातें पल्ले पड़ी हैं? आगे एक और रिएक्टिविटी, रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। अब मैं ना नॉन मेटल की बात नहीं कर रहा, नॉन मेटल 5 को निकालो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, मेटल्स की बात करो। और बेटा जी बड़ी खूबसूरत बात, E0 रिडक्शन दैट इज केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। अगर E0 रिडक्शन वैल्यू कम होगी तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। सबसे कम तो ऊपर वालों की है, ये देखो ना, इनकी ये वाले जो है, ये वाले इतने 3 4 5 6, इनकी लीस्ट E0 रिडक्शन वैल्यू है, लीस्ट, तो दे आर हाईली रिएक्टिव, ये हाईली रिएक्टिव। एक बात, अगर आप इनको देखो, ये वाले ये हाइड्रोजन से ऊपर, इनकी मॉडरेट E0 रिडक्शन वैल्यू, मॉडरेट, ना कम ना ज़्यादा, तो ये भी मॉडरेट रिएक्टिव है, ना बहुत फास्ट है और ना। अच्छा, क्लाइमेक्स ऑफ द स्टोरी, क्लाइमेक्स, अगर आप इनमें देखो ना, इसमें कुछ मैं मेटल्स को ढूंढता हूँ, एक है कॉपर, एक है सिल्वर, एक है गोल्ड, ये 3 मेटल्स, कॉपर, सिल्वर, इनके बारे में 4-5 बातें। इनको हम फर्स्ट बी कहते हैं, फर्स्ट ए एल्कली मेटल्स, फर्स्ट बी ये हैं, इनको हम कहते हैं COINAG, काइनेज। वाई? क्योंकि इनसे सिक्के बनाए जाते माजी में इनसे सिक्के बनते थे। क्यों बनाते थे? क्योंकि ये स्टेबल हैं। ये क्या है? स्टेबल। ये स्टेबल हैं। स्टेबल का मतलब है दीज आर लीस्ट रिएक्टिव इसलिए हैं क्योंकि दे हैव हाई E0 रिडक्शन वैल्यू। अगर E0 रिडक्शन वैल्यू ज़्यादा होगी, रिएक्टिविटी कम होगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और इनको हम नोबल मेटल्स भी कहते हैं। नोबल मेटल्स, नोबल मीन किसी और से रिएक्शन, नोबल में ना प्लाटिनम भी इसमें शामिल हो जाती है। इनको नोबल इसलिए कहते हैं कि क्योंकि ये किसी से रिएक्ट नहीं करते। अब एक और बार, सेकंड लास्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड। पहले मेरी बात को सुनना है। मैं बात ये करूँगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को देखिएगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ये आपके पास हाइड्रोजन, ये शी है, ये शी है, तो कुछ एलिमेंट मेटल शी से ऊपर है, कुछ मेटल शी से नीचे। अब वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में वो मेटल्स जो शी से ऊपर है, इनकी बात हो रही है, इन सब की, वो एसिड से रिएक्शन करती हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करती हैं। वो मेटल्स, द मेटल्स विच लाई अबव शी इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रिएक्ट विद एसिड टू इवॉल्व द हाइड्रोजन गैस। लेकिन जो शी से नीचे हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, मेटल्स, वो एसिड से रिएक्शन नहीं करती और वो एसिड रिलीज नहीं करती। सुनो, मेटल्स अबव शी लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड और बिलो शी डू नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। लो जी आखिरी बात, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन मेटल बाय अनदर मेटल फ्रॉम एसिड। ये पहले मेरी बात को सुनना। मैं एक फर्जी सी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का कुछ हिस्सा, मेरे बच्चे, यहाँ पे मैग्नीशियम है, यहाँ पे जिंक है, यहाँ पे शी आ गया और यहाँ पे कॉपर है। पहले मेरी बात को सुनना है। क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है? आपके पास ना
कापर सल्फेट है, कापर सल्फेट का सोल्यूशन, कापर सल्फेट के सोल्यूशन को कहते हैं उर्दू में, अगर आप CSS करेंगे, नीला थोथा, नीला थोथा। ये जब बहुत सारे बच्चे जो है ना CSS करते हैं ना, तो अगर वहाँ आप बताएं कि मेरा बैकग्राउंड साइंस का है, तो वहाँ जो लोग बैठे वो इस किस्म के क्वेश्चन उर्दू में या लोकल लैंग्वेज में केमिकल्स के नाम वो पूछ रहे होते हैं। वाशिंग पाउडर बताओ, तो भी सोडा क्या होता है, फलाना क्या होता है, फलाना, तो वो, तो इसको कापर नीला थोथा, इसका कलर ब्लू होता है सोल्यूशन का। अब आप इसका जिंक से रिएक्शन करवाएं, ये बना जिंक सल्फेट प्लस कापर। अगली बात, आप जिंक सल्फेट ले लें, इसका मैग्नीशियम से रिएक्शन करवाएं, ये बना मैग्नीशियम सल्फेट और साथ जिंक अलग हो गया। आप ना जिंक सल्फेट लें, कापर से रिएक्शन करवाएं, ये बना, मैं लिख देता हूँ, कापर सल्फेट प्लस जिंक। अब ये जो मैंने 3 रिएक्शन लिखे हैं ना, वो कहते हैं कि इसमें एक रिएक्शन फिजिबल नहीं है, वो हो ही नहीं सकता। पहले लॉजिक सुनना, लॉजिक ये है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ECS में जो मेटल ऊपर होती है, ऊपर, वो नीचे वाली मेटल को उसके साल्ट से डिस्प्लेस कर देती है। मैंने क्या कहा, ये जिंक है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है, ये कापर सल्फेट का सॉल्ट है, कापर सल्फेट का सॉल्ट। जब रिएक्शन करवाओगे ना, तो जिंक कापर सल्फेट में से कापर की छुट्टी करवा देगा, ये दूध निकाल दिया, और खुद क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट। वो जो ब्लू कलर था कापर सल्फेट का, वो फेड हो गया, अब वो ब्राउन कलर हो गया। दूसरी बात, ये मेरे पास ये रिएक्शन, अब मैग्नीशियम जिंक से भी ऊपर है, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, वो जिंक सल्फेट में से जिंक को डिस्प्लेस करके उसकी जगह पे चला जाए। ऐसा हो सकता है क्योंकि जिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है। और अगली बात, यहाँ मैंने क्या कहा, कापर जिंक सल्फेट में से किसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है, जिंक को, हालांकि कापर नीचे है, ये जिंक सल्फेट में से जिंक को सब्स्टिट्यूट, इसलिए ये नीचे वाला रिएक्शन जो है ये पॉसिबल नहीं है। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह ताला की ज़ात हम सबसे खुश हो। थैंक यू वेरी मच।